हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 30th मई एंड 30th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो आज का द हिंदू एनालिसिस सेशन हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो। यहाँ पे इन लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी और साथ में मैं कुछ क्विज के क्वेश्चन अपडेट करती हूँ वो मिल जाएंगे। जो भी अनाउंसमेंट्स मैं करती हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो रिगार्डिंग यूपीएससी, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दिस मेल एंड ट्विटर आईडी। ऑलराइट, अब देखो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। जीएस 2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखने वाले हैं नगार्नो काराबाख रीजन के बारे में। ओके, इसके बाद पॉलिटी में रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे मास्क आधार के बारे में कि ये क्या है, क्यों न्यूज में है। जन समर्थ ये क्या है, क्यों न्यूज में है, इसको समझेंगे। जीएस 3 में देखेंगे साइंस एंड टेक में 5G रोल आउट के बारे में। ओके, तो 5G रोल आउट के बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल आया है द हिंदू में, इसको समझेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे दैट यूएस has become the largest trading partner of India. Okay, तो इस पूरी न्यूज को कवर करेंगे। एंड GS4 में we have nothing for today, but regarding GS4 I have an announcement for you all कि हम एथिक्स का यानी कि GS4 का एक पेड कोर्स लेकर आने वाले हैं आफ्टर दिस प्रीलिम्स। तो जून एंडिंग में ये कोर्स मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, और ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो 2022 का मेंस देने वाले हैं या फिर 2023 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एथिक्स का आपको सभी को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया, कई सारे टॉपर्स भी आपको बताते होंगे, आपने सबकी स्ट्रैटेजी सुनी होगी कि एथिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रैंक। ठीक है, तो रैंक आपके डिसाइड एथिक्स के थ्रू होती है क्योंकि जीएस में सबको लगभग सेम मार्क्स होते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में चाहते हो अच्छी रैंक लाना और आप चाहते हो आपकी तैयारी तगड़ी हो तो एथिक्स को आप पहले से कंप्लीट करके रख लो। ये 2023 के लिए बोल रही हूँ, और जो 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये चीज़ ज़्यादा लागू होती है कि जो एथिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई ट्राई टू कंप्लीट दिस एथिक्स पोर्शन अलॉन्ग विद केस स्टडीज विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम टेस्ट वगैरह भी लेंगे इसमें, तो आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, और इसकी डिटेल्स मैं आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगी। आगे बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ। अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो काराबाख एन्क्लेव। तो देखो पूरा आर्टिकल क्या है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नागोर्नो काराबाख एन्क्लेव के बीच के ऊपर चल रहा है। तो देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पाकिस्तान बार बार अपना क्लेम करता है कश्मीर के ऊपर, सभी को पता है कि कश्मीर इंडिया का है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्लेम करता रहता है ना। वैसे ही चाइना भी कुछ ना कुछ बॉर्डर एरियाज को लेके क्लेम करता है, नेपाल भी आ जाता है। तो यहाँ पे हर जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं। लेकिन जैसे इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी जैसे निभाते हैं ना कश्मीर को लेकर, वैसे ही उससे इनफैक्ट उससे ज्यादा अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है नागोर्नो काराबाख एन्क्लेव को लेकर। अब जो हम बात करें इसकी लोकेशन पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये है कॉकेसस रीजन, ये देखो ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। ये वाला जो है ये देखो ये इंडिया आता है, ये फिजिकल मैप है, ठीक है, ये इंडिया है, ये पूरा एशिया है, ठीक है, और यहाँ पे आता है यूरोप। यूरोप का जो सदर्न पोर्शन है, यहाँ पे देखो जो सदर्न पोर्शन है यहाँ पे आता है कॉकेसस रीजन। इसमें जो नॉर्दर्न कॉकेसस है वो ऊपर आता है और सदर्न कॉकेसस यहाँ पे आता है। सदर्न कॉकेसस में 3 कंट्रीज आती है, ठीक है, 3 कंट्रीज आती हैं। कौन सी 3 कंट्रीज हैं? एक है जॉर्जिया, एक है अर्मेनिया, एक है अजरबैजान, ठीक है, अर्मेनिया अजरबैजान। अब इसमें जो अर्मेनिया और अजरबैजान है इन दोनों के बीच में एक रीजन आता है जिसको कहते हैं नागोर्नो काराबाख रीजन, और ये रीजन जो है ये डिस्प्यूटेड है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लैशेस होती हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो लोकेशन देखिए, अच्छा ये वाली कौन सी सी है? ये वाली है कौन सी? ब्लैक सी। और ये वाली कौन सी है? ये है कैस्पियन सी, ठीक है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये कॉकेसस रीजन पड़ता है, और ये कॉकेसस जो है इसका नाम यहाँ पे एक माउंटेन रेंजेस है कॉकेसस माउंटेन, उसके नाम पे भी पड़ा हुआ है, समझ गए। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको बता रही थी कि 3 कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, ये देखो ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये पूरा सदर्न कॉकेसस रीजन है। तो यहाँ पे जॉर्जिया आता है, अर्मेनिया आता है और अजरबैजान आता है। ऊपर आता है रशिया, ठीक है, जो यहाँ पे नॉर्दर्न कॉकेसस बनाता है, और नीचे आता है इसके टर्की और ईरान, ठीक है। तो लोकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, लोकेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर दिस प्रीलिम्स 2022 ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे इस लोकेशन को बहुत अच्छे से देखना। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है ये तीनों कंट्रीज। इसमें
इसमें देखो जॉर्जिया और अजरबैजान तो फिर भी यहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। अर्मेनिया इज कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे कैस्पियन सी जो है इसको भी हम ये नहीं मानते, जैसे अजरबैजान है तो आप इसको ये ही मानोगे कि लैंडलॉक्ड है, क्योंकि जो कैस्पियन सी है इसकी बॉर्डर किसी ओशन के साथ नहीं लगती है। तो जब तक किसी सी की बॉर्डर ओशन के साथ नहीं लगती तब तक उसको सी से कनेक्टेड नहीं माना जाता। तो अजरबैजान को भी लैंडलॉक्ड ही माना जाता है, समझ गए। अर्मेनिया को भी लैंडलॉक्ड ही माना जाता है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे ये जो बीच में रीजन दिख रहा है ये है नगार्नो काराबाख रीजन, ओके। अच्छा, अजरबैजान का कैपिटल देखो बाकू इज ऑन द कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी, ओके। फिर उसके बाद अर्मेनिया का कैपिटल क्या है, येरेवन है, और जॉर्जिया का तिबिलिसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, टर्की में एक और चीज देख लो, लेक वान, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। ये सॉल्ट वाटर लेक है, याद रखना, टर्की में ये लेक है। और ईरान में ये लेक उर्मिया है, ऑलराइट। तो ये याद रखना है। और ऊपर रशिया में यहाँ पे देखो ये डॉन रिवर फ्लो हो रही है और वोल्गा रिवर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लोकेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है, ऑलराइट। अब देखो थोड़ा सा हम जूम करते हैं, जॉर्जिया के बाद यहाँ पे अर्मेनिया है और अजरबैजान है। अब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो इशू है ये इस रीजन को लेकर है जिसका नाम है नगार्नो काराबाख रीजन, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो ये टेरिटरीज दिख रही है आपको थोड़ा डार्क कलर में, इसके ऊपर अर्मेनिया का कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो टेरिटरीज हैं ये अजरबैजान की है। तो नगार्नो काराबाख जो है इसके ऊपर भी आज की डेट में अर्मेनिया का कंट्रोल है, और ये जो डार्क कलर के रीजन है इसमें भी अर्मेनिया का ही कंट्रोल है। लेकिन ये जो रीजन है नगार्नो काराबाख और ये वाले जो रीजन है, ये अगर आप देखोगे इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसका मिला हुआ है कि ये अजरबैजान की टेरिटरीज है। तो अगर आप देखोगे कि डी जुरे बोलते हैं ना, यानी कि जो ऑन पेपर ऑफिशियली ये दोनों टेरिटरीज अजरबैजान के, लेकिन डी फैक्टो कंट्रोल जो है, डी फैक्टो कंट्रोल यानी कि ऑन ग्राउंड कंट्रोल जो है वो अर्मेनिया का है, ऑलराइट। तो यहाँ पे लोकेशंस वेरी क्लियर होनी चाहिए, ओके। नाउ हम आते हैं अगेन हमारे आर्टिकल के ऊपर। अब देखो पूरा इशू क्या है। इशू ये है कि अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर और अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर ने एक समझौता करने की कोशिश करी है इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा खत्म करने के लिए या कम करने के लिए। और ये समझौता इन्होंने ये किया है कि हम डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन बेसिकली क्या करती है, हमारे देश में भी बनती है डीलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बनाती है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, ये बॉर्डर्स को डिसाइड करती है कि किसकी क्या बॉर्डर होगी, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डीलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात की है। यहाँ पे ये डिसाइड करेगी कि किसकी कितनी बॉर्डर होगी। दोनों ने अपनी अपनी डीलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात करी है। अब इसको लेकर अर्मेनिया में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। अर्मेनिया में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि नगार्नो काराबाख और जो भी दूसरा आसपास का एरिया है उसके ऊपर डी फैक्टो कंट्रोल जो है वो अर्मेनिया का है, मतलब एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कंट्रोल अर्मेनिया का है। तो अर्मेनिया के लोग ये कह रहे हैं कि जब कंट्रोल हमारे पास है तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसर्न ये भी है कि यहाँ पे ये दोनों रीजन है, नगार्नो काराबाख और जो आसपास के रीजन है, इसके जो इसमें रहने वाले लोग हैं वो अर्मेनियन है, ठीक है, अर्मेनियन एथनिसिटी के हैं, ओके। और मेजॉरिटी लोग अर्मेनियन एथनिसिटी के हैं, बहुत माइनॉरिटी अजरबैजान वाली जो एथनिसिटी है उसकी है। तो क्योंकि लोग अर्मेनियन है इसीलिए जो अर्मेनियन लोग हैं वो चाहते हैं कि नगार्नो काराबाख को अर्मेनिया में शामिल किया जाए, ना कि अजरबैजान में शामिल किया जाए। लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है इस रीजन का वो अजरबैजान के पास है, ठीक है। दुनिया ये मानती है कि ये अजरबैजान की टेरिटरी है, ओके। अब देखो नगार्नो काराबाख रीजन हमने देखा लैंडलॉक्ड है, माउंटेनियस है, फॉरेस्टेड रीजन है, ओके। और इसकी बाउंड्रीज जो है ये अजरबैजान के अंदर आती हैं, ओके। अर्मेनिया में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है अर्त्साक, ठीक है। और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एथनिक जो एरिया है, जो एथनिक पॉपुलेशन है वो मेनली अर्मेनियन पॉपुलेशन है, ओके। अर्मेनियन पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे मेजॉरिटी में है, जो अजेरी पॉपुलेशन है, जो अजरबैजान वाली एथनिसिटी है वो माइनॉरिटी में है, ओके। अब देखो जो कॉकेशस रीजन है, यहाँ पे ये जो कॉकेशस रीजन है मैंने बताया अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया से मिलकर बनता है। नाउ देखो हिस्ट्री ये है कि जो नगार्नो काराबाख रीजन है जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पड़ता है, ये जो एरिया है ये पहले कुछ समय पहले तक ये अलग अलग यहाँ पे रूलर्स आते थे, अलग अलग एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, पर्शियन हुआ करता था, रशियन एम्पायर हुआ करता था, अलग अलग एम्पायर्स थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे शुरुआत में तो किंगडम्स का रूल था, बाद में जाके ये अलग अलग रिपब्लिक्स बने, और इन रिपब्लिक्स बनने के बाद जो नगार्नो काराबाख रीजन है ये अजरबैजान की टेरिटरी में आया, ठीक है। अब इसके पीछे एक और चीज है,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे जो ऑटोमन अंपायर था उन्होंने अजेरी लोगों का यहाँ साथ दिया और अर्मेनियन लोग जो थे, अर्मेनियन एथनिसिटी वाले लोग जो थे उनको काफी सप्रेस किया, एक्सप्लॉइट किया और कुल मिला के ये जो नगर्नो काराबाख रीजन था ये अजेरी कंट्रोल में आ गया। ओके, यानी कि अजेरी जो एथनिसिटी है उनके कंट्रोल में आ गया। ओके, और ये वॉर 1920 से फुल ब्लोन वॉर हो गई। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जो अजेरी अर्मेनियन वॉर है इसने सबसे बड़ा रूप कब लिया, जब 1991 में जब सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर, जब इसका यहाँ पे फॉल आउट हुआ, जब यूएसएसआर पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद छोटे छोटे रिपब्लिक्स बने। इन छोटे छोटे रिपब्लिक्स में अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया बना और इसमें जो नगर्नो काराबाख रीजन है ये अजरबैजान की टेरिटरी में चला गया। ठीक है, इसके बाद अर्मेनियन पॉपुलेशन जो थी, यहाँ की एथनिसिटी जो थी अर्मेनियन, इन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया, काफी तरह से, हर तरह से इन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पे नगर्नो काराबाख रीजन जो है ये अर्मेनिया का हिस्सा बन जाए। 1988 में एक रेफरेंडम कराने की बात हुई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, रेफरेंडम तो हुआ नहीं, अजरबैजान की जो मिलिट्री थी उनके साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो भिड़ गए, तो एक तरह की सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन गई थी। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई। ठीक है, और इसमें कुछ एथनिक अजेरीज थे और कुछ एथनिक अर्मेनियंस थे। ओके, 1993 में क्या हुआ, 1993 में अर्मेनिया ने लगभग पूरे नगर्नो काराबाख रीजन का कंट्रोल ले लिया, क्योंकि लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग खुद अर्मेनिया के फेवर में थे, तो इसलिए नगर्नो काराबाख रीजन का जो कंट्रोल है वो अर्मेनियंस के पास चला गया। 1994 में एक सीज फायर किया गया। ठीक है, इसमें रशिया ने बीच में ब्रोकरिंग करी, तो रशिया बीच में आता है और बोलता है अब ये लड़ाई बंद करो, तो अर्मेनिया और अजरबैजान बोलते हैं कि ठीक है चलो लड़ाई बंद करते हैं, लेकिन अभी भी बॉर्डर्स डिमार्केट नहीं हुए थे। ठीक है, ये नहीं डिसाइड हुआ था कि कौन सी टेरिटरी किसकी है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आगे बढ़ना ही था। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ब्रोकरिंग करी यहाँ पे मिन्स्क ग्रुप ने करी। अब ये मिन्स्क ग्रुप आपको याद रखना है, क्योंकि मिन्स्क ग्रुप अभी भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी उस टाइम पे भी ये मिन्स्क ग्रुप जो था काफी न्यूज में था। अब ये मिन्स्क ग्रुप कहाँ पे कब क्रिएट हुआ, 1990 में क्रिएट हुआ था बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, इसको चेयर करते थे रशिया, फ्रांस और यूएस उस समय पे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 2016 में भी फिर से ये वॉर छिड़ी। ठीक है, 2016 में फिर से ये क्लैश हुए। 1994 में क्या हुआ था, यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था by the help of Russia and Minsk group. ओके, लेकिन 2016 में फिर क्लैशेस हुए, 2020 में फिर क्लैशेस हुए, और ये क्लैशेस ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के, 6-6 वीक तक के क्लैशेस चले हैं ये। ठीक है, उसके बाद 2020 नवंबर में फिर से रशिया ने ब्रोकरिंग करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बॉर्डर्स अभी भी डिमार्केटेड नहीं है। ओके, अब देखो 2020 का सीज फायर हो चुका है, लेकिन क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे देखना ये होगा कि यहाँ पे किस तरह से म्यूचुअल रिकॉग्निशन एक दूसरे का करते हैं अजरबैजान और अर्मेनिया, और दूसरी चीज ये कि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात करी है ये कहाँ तक सफल होती है, यूरोपियन यूनियन किस तरह से आगे आके, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है ना, एक पोटेंशियल पीस ब्रोकर हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है कि ये पीस ले आए इस रीजन में, तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या यूरोपियन यूनियन क्या रोल निभाता है, और आगे जाके ये भी देखना पड़ेगा कि बोथ द कंट्रीज हैव नाउ अग्रीड टू फॉर्मुलेट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्टार्ट टॉक्स फॉर द पीस डील, अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर द कराबाख इशू रिमेन्स आउट ऑफ साइट। तो यहाँ पे हालांकि इन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन वगैरह बनाने की बात करी है, लेकिन देखो सच यही है कि जब तक बॉर्डर्स डिमार्केट नहीं होते, जब तक फाइनल बॉर्डर्स के बीच में जो दोनों हैं कंट्रीज उनके बीच में एक बॉर्डर डिसाइड नहीं होता, तब तक ये रीजन जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता रहेगा। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो नगर्नो काराबाख वाला इशू है वो पूरा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉशन ऑन आधार फोटोकॉपीज। तो देखो इशू क्या है, इशू ये है कि आप सभी आधार कार्ड यूज करते हो। ठीक है, आपसे कोई भी फोटो आईडी मांगता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देते हो, चाहे फिर आपको कोई एग्जाम का फॉर्म भरना हो, चाहे फिर आपको कहीं वेरिफिकेशन कराना हो, चाहे फिर आपको किसी भी ट्रिप वगैरह पे जाना हो, ठीक है, टिकट्स बुक कराना हो, कुछ भी करना हो, इनफैक्ट आपको रेलवे में भी ट्रैवल करना हो, ट्रेन में ट्रैवल करना हो, तो आप आधार कार्ड कैरी करते हो। लेकिन आप क्या करते हो ना, हम क्या करते हैं कि हर जगह जहाँ पे भी फोटो आईडी कार्ड मांगा जाता है वहाँ पे हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाते हैं और वहाँ सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी के मिसयूज काफी होते हैं, फ्रॉड ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, इनफैक्ट जो UIDAI है, ठीक है,
जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप जो फोटोकॉपी देते हो आधार कार्ड की, उसकी जगह आप मास्क्ड आधार कार्ड दिया करो, मास्क्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी दिया करो। ठीक है, ऐसा क्यों कहा है ये समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड की फोटोकॉपीज काफी मिसयूज हो जाती हैं। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पे UIDAI ने कहा है कि आप फोटोकॉपीज हर जगह मत दो, इसकी जगह आप मास्क्ड आधार कार्ड को यूज करो। जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली भी, उन्होंने भी ये चीज यहाँ पे कंफर्म करी है कि यहाँ पे यूजुअली हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी देते हैं। अब ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी में क्या होता है, आधार नंबर पूरा लिखा होता है। ठीक है, अब इस आधार नंबर के साथ हमारे बायोमेट्रिक्स लिंक्ड है, हमारा आइरिस स्कैन लिंक्ड है, सब कुछ हमारा सारी इनफैक्ट बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, सब कुछ लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है, तो हमको ये सब जगह रिवील नहीं करना है, इसकी जगह हम अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ भैया हमारे पास ID कार्ड है, जिसको गवर्नमेंट ने हमारे सामने ये जो हमको है ये रिकॉग्नाइज किया है, और इसीलिए आधार कार्ड का मास्क्ड फॉर्म यहाँ पे हमको देना चाहिए अगर हम कहीं पे भी ID कार्ड दिखाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये इश्यू इम्पोर्टेंट है लोगों के प्राइवेसी के लिए भी, राइट टू प्राइवेसी के लिए भी लोगों की ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि मास्क्ड आधार कार्ड क्या होता है। तो मास्क्ड आधार कार्ड क्या होता है, जैसे आधार नंबर है आपका, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का। ठीक है, अब मास्क्ड आधार कार्ड में क्या होता है कि पहले 8 डिजिट जो है ना उसको इस तरह से दिखाया जाता है एक्सेस करके। ठीक है, यानी कि पहले जो 8 डिजिट है वो किसी को दिखेंगे नहीं, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स दिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आधार कार्ड है इसकी फॉर्जिंग नहीं होगी, इसके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, आपकी प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होगा। अब इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये बताया गया है कि आप क्या करो, आधार कार्ड की जो लिंक है इस पे जाओ, उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालो, कैप्चा डालो, उसके बाद बताओ कि आपको मास्क आधार कार्ड चाहिए। आपको अगर आता है मास्क आधार कार्ड चाहिए तो OTP आएगा, OTP डालो और आप अपना मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर लो। तो ये तरीका है मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करने का। ओके, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये मास्क आधार कार्ड। तो यहाँ पे जो रेगुलर आधार कार्ड है उसमें लिखा होगा नेम। ठीक है, तो नेम जैसे कि मेरा नाम है मयूरी भागवानी। ओके, फिर मेरा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, जो भी सिटी है वहां पे वो लिखी होगी, और जो भी है DOB लिखा होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखा होगा ये सब चीजें यहाँ पे लिखी होती है, और उसके साथ यहाँ पे मेरा आधार नंबर होगा जो ऐसे 12 डिजिट्स का होगा, ये पूरा होगा। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, इसी की फोटोकॉपी सब जगह देते चलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा मत करो, यहाँ पे ये मास्क फॉर्म दो, यहाँ पे सेम चीजें होगी, नाम यहाँ पे लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, DOB लिखा होगा, लेकिन ये जो आधार नंबर है ये पूरा नहीं होगा, इसकी सिर्फ 4 डिजिट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्राइवेसी वगैरह का इशू नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये है मास्क आधार कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 5G अंडर द हुड। तो देखो ये जो 5G है इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस आर्टिकल में। यहाँ पे बताया गया है कि कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, लेटेंसी कम हो रही है, एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ रही है। इसके साथ साथ 5G जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द स्टेट ऑफ आर्ट एंड इनेबल न्यू एप्लीकेशंस। तो क्या क्या पोटेंशियल है 5G टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, इसको हम देखने वाले हैं। तो आप चाहो तो ये देखो इसके जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो देख सकते हो। 1st to 5th जनरेशन, तो देखो ये बेसिकली क्या है, 5G क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, पहले 1G थी, फिर 2G आई, फिर 3G 4G, इस तरह से 5G तक है ये। ठीक है, और जो 5G है ये लेटेस्ट है, 2020 में अभी 5G ही चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसको अब रोल आउट करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड एक्सेस रहेगा हर जगह, ज्यादा कैपेसिटी रहेगी, ज्यादा फोन आप यूज कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज यूज कर सकते हो, 3D वीडियो कॉल्स कर सकते हो, लेटेंसी यानी कि जो डिले होता है वो बहुत कम होगा, डाटा रेट काफी अच्छा है, 1 Gbps से भी अच्छा है। तो आप चाहो तो इस पूरे जो स्लाइड है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो पूरा न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, इन्होंने कंट्री की पहली इंडिजीनियस टेस्ट बेड को इनॉग्रेट किया है जो कि 5G इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो इनके प्लान है 5G स्पेक्ट्रम को लेकर, ये जून में रोल आउट करने वाले हैं, जून में 5G स्पेक्ट्रम को अलॉट करने वाले हैं, ऑप्शन करने वाले हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो 5G ट्रायल्स कर रहे हैं, 5G रेडी फोन बना रहे हैं, वो सब मार्केट में अब आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये कैसे काम करता है, ये ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं इनको ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पे जो सिग्नल्स है, वायरलेस सिग्नल, उनको ट्रांसमिट, रिसीव और प्रोसेस किया जाता है। अब ये जो टेक्नोलॉजीज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करती हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये लगभग 300 गीगाहर्ट्ज का इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है ईएम स्पेक्ट्रम, इसमें जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है ना ये ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे सिग्नल ट्रैवल करते हैं वो ज्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाते हैं बिना अटेन्युएशन के। अटेन्युएशन का मतलब क्या है कि जो पहले अच्छा बड़ा सिग्नल हुआ करता था, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल हुआ करता था, ओवर द टाइम जैसे जैसे ये ट्रैवल करता है लार्ज डिस्टेंसेस पे, ये थोड़ा थोड़ा इसकी जो एम्पलीट्यूड है, जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, ठीक है, और ये वीक होने लग जाता है। इसी को अटेन्युएशन कहते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसी का फायदा ये होता है कि ये जो सिग्नल है, वायरलेस सिग्नल, ये ज्यादा दूरी तक बिना अटेन्युएशन के, बिना घटे हुए इंटेंसिटी में, एम्पलीट्यूड में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी काम करते हैं, इसीलिए लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन आज की डेट में हमारे यहाँ पे हो रहे हैं वो 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज तक हो रहे हैं, ठीक है। अब नया स्पेक्ट्रम आ रहा है 5G के लिए 3 गीगाहर्ट्ज का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सारे तो अभी तक हमने यूज कर लिए हैं, तो इसमें जगह ही नहीं है। अब हमको हायर फ्रीक्वेंसी बैंड पे ही जाना पड़ेगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी बैंड पे हम जा रहे हैं और 3 गीगाहर्ट्ज पे हम यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो 5G स्पेक्ट्रम जो है 3 गीगाहर्ट्ज से शुरू होगा और लगभग 25 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। लेकिन याद रखना जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना अच्छा, ओके। तो 5G सर्विसेज जो है ये हायर फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाई करेंगी क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसीज तो सारी यूज हो चुकी हैं, ओके। और यहाँ पे ट्रांसमिशन और रिसीविंग इक्विपमेंट उस हिसाब से बनाए जाएंगे। नाउ सिग्नल अटेन्युएशन भी इसमें इंक्रीज होगा क्योंकि देखो यहाँ पे दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी है। मैंने बताया हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अटेन्युएशन ज्यादा होगा। लोअर फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है कि दूर तक ट्रैवल कर पाता है और अटेन्युएशन भी कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अटेन्युएशन होगा इसीलिए जो सिग्नल्स होंगे, जो यहाँ पे टावर्स होंगे वो ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जो सेल टावर्स है हमको ज्यादा लगाने पड़ेंगे सो दैट अटेन्युएशन ना हो सिग्नल्स में, ठीक है। तो जो सेल टावर्स होंगे वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे। सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे होगा। इसके कारण देखो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक तो हमने देखा कि अटेन्युएशन ज्यादा होगा, ज्यादा सेल टावर्स हमको लगाने पड़ेंगे। लेकिन बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो सिग्नल है उसको डायरेक्ट करना ईजी हो जाता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि हम इतने सारे सेल टावर्स लगाने वाले हैं तो इसीलिए डायरेक्शन देना सिग्नल को ईजी हो जाता है, ओके। और यहाँ पे इनहांस्ड डायरेक्टिविटी के साथ क्या होगा, इंटरफेरेंस कम होगा। इंटरफेरेंस कम होगा तो यूजर्स जो है बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी जो अब्रप्शन है उसके यहाँ पे अच्छी कैपेसिटी के साथ सिग्नल्स को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ओके। अब देखो जो 5G टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे पास पास में सेल टावर्स होंगे इसीलिए लेटेंसी कम होगी, यानी कि डिले कम होगा, एफिशिएंसी बेटर होगी और स्टैंडर्डाइजेशन भी होगा, ओके। अब लो डिले जो होगा वो इंपॉर्टेंट भी है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं या और भी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं 5G के साथ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डिलेज ना हो, ठीक है। कोऑपरेशन साथ के साथ चले, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर डिले हो जाएगा तो, ठीक है। तो 5G रोल आउट जो है ये जो है वॉल्यूम ऑफ डाटा, इस पे एक्सपेक्टेड है कि ये जो डाटा का वॉल्यूम है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है जैसे ही 5G आएगा। और 5G जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी इफिशिएंसी के उससे भी, व्यू से भी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी बिल्स हैं वो कम आएंगे लोगों के और बैटरी लाइफ ज्यादा लंबी होगी, ठीक है, मोबाइल की। इसके बाद देखो यहाँ पे ज्यादा अटेंशन स्टैंडर्डाइजेशन पे भी दिया जा रहा है, ठीक है। जो ज्यादातर टेलीकॉम है अब वो धीरे धीरे 5G पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। R&D की अभी और जरूरत है, ठीक है। हालांकि अभी रिसर्च बहुत ज्यादा चल रही है इसके ऊपर, लेकिन अभी R&D की और ज्यादा जरूरत है। जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि पोजिशनिंग, सेंसिंग और कम्युनिकेशन को हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन 5G जो है इन सभी को एक साथ देखता है, ठीक है। और इन सभी को एक साथ लाना पॉसिबल भी है बिकॉज ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी, ओके। तो यहाँ पे कुल मिला के बहुत ज्यादा रिसर्च अभी और ज्यादा जरूरत है इसकी। इसके साथ बहुत ज्यादा कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्री में तो होगा नहीं, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमको इसके कारण मिलेंगे और साथ में ये जो पूरा जो फंडामेंटल फिजिक्स है सेमीकंडक्टर्स का, उसके बारे में हमको और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, ओके। अभी जो है हम 5G के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, 5G को हम रोल आउट भी करने वाले हैं। अब हमारा जो पूरा व्यू है ना, पूरा फोकस है वो 6G की तरफ भी है। तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक में और किस तरह से 5G हमको हेल्प करने वाला है ये हमने इस पूरे आर्टिकल में देखा, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूएस बिकम्स इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो देखो यहाँ पे न्यूज ये है कि यूएस जो है उसने चाइना को पछाड़ दिया है। चाइना पहले हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो हमारे बीच में इकोनॉमिक टाइज जो है काफी अच्छे हुए हैं। जैसे यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड देखोगे आप तो आज की डेट में लगभग 119
लगभग 120 ही मान लो, 120 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे पिछले साल ये सिर्फ 80 बिलियन डॉलर्स का था, अभी 120 बिलियन डॉलर्स का हो गया है, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं और इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों बढ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है हम यूएस में ज्यादा करते हैं देन व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट नहीं है हमारे देश में, ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूएस, ओके। तो यहाँ पे हम ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पिछले साल तक इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था वो चाइना था। अभी जो है चाइना का साथ जो हमारा ट्रेड है लगभग 115 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। देख रहे हो, हमारा चाइना के साथ 115 बिलियन डॉलर का है और यूएस के साथ 119 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये जो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसमें यूएस और इंडिया की जो बढ़ती पार्टनरशिप है वो एक बड़ा रीजन है। जैसे अभी अभी हमने IPEF भी ज्वाइन किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी हमने ज्वाइन किया है। तो इसमें यूएस और इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाना चाह रहे हैं इस रीजन में, ट्रेड को लेकर चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके पीछे हैं, बिहाइंड दिस यूएस बिकमिंग द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ओके। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ कहीं नोट कर लो इसको। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट टू लॉन्च पोर्टल टू चेक वेलफेयर डिलीवरीज। तो गवर्नमेंट जो है एक नया पोर्टल लॉन्च करने का सोच रही है जिसका नाम है जन समर्थ। जन समर्थ जो है इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। और इसमें क्या होगा, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट है इनकी अलग अलग स्कीम्स जो है उन सभी का एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा डिलीवरी के लिए। तो जैसे मान लो कि पावर मिनिस्ट्री है या फिर विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन सभी की स्कीम्स जो है इनका फायदा आप एक ही पोर्टल के थ्रू, जन समर्थ पोर्टल के थ्रू उठा सकते हो। तो बेसिकली इसके पीछे विजन क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, ये इसके पीछे विजन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो भी क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम है सबसे पहले उनको इसके साथ जोड़ा जाएगा, जन समर्थ प्लेटफॉर्म के साथ, पोर्टल के साथ। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सभी को इसके साथ जोड़ा जाएगा, ओके, समझ गए। तो जन समर्थ क्या है याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो, जन समर्थ की तो हमने बात करी, एक समर्थ पोर्टल भी है। समर्थ जो है याद रखना कि ये अलग से एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की, और इसमें बेसिकली जो टेक्सटाइल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो समर्थ अलग है और जन समर्थ अलग है, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस आ रहा है रिजर्वेशन को लेकर, और यहाँ पे बेसिकली इसको बहुत यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। देखो जर्नैल सिंह जजमेंट जो है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से क्रिटिकल टर्न लिया है इस जर्नैल सिंह जजमेंट के बाद पूरे रिजर्वेशन ने इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं। इसको मैंने आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। एक तरह से इस तरह से मैं पॉइंट फॉर्मेट में आपके लिए ये लेकर आई हूँ। तो देखो इसमें क्या क्या कहा गया है, एक मिनट में इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आर्टिकल 16 की बात हुई है। आर्टिकल 16 जो है वो हमें क्या देता है, राइट देता है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 में हमारा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद रिस्पेक्ट, विदाउट एनी इररिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ कहाँ पे हुआ है, जेंडर क्या है, ये सब चीजों को छोड़ के अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल मिलेगी। तो दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन ओवर द टाइम इसके साथ रिजर्वेशन जुड़ा और 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4A आया, ठीक है। अब इसमें रिजर्वेशन जुड़ गया। 4 जो 16 क्लॉज 4 है वो बोलता है कि SC/ST कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा अपॉर्चुनिटीज में, प्रमोशन में, ये सब बात यहाँ पे हुई। तो रिजर्वेशन ऐड हुआ 16 क्लॉज 4A से। लेकिन यहाँ पे जो भी जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के ओवर द टाइम, उसके थ्रू हमको समझ में आता है कि जो 16 क्लॉज 4 और 4A है ये फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं है, ये सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो इनको इनेबल कर सकती है, ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है दैट इज ओनली आर्टिकल नंबर 16 जो इक्वालिटी की बात करता है। 16 क्लॉज 4 और 4A जो रिजर्वेशन की बात करता है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। अब देखो ये आर्टिकल 16 में जो 16 क्लॉज 4 और 4A है ये क्यों पास हुए, ये पास हुए बिकॉज ऑफ आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 हमारा DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ये इसमें आता है आर्टिकल 46। और आर्टिकल 46 के अंतर्गत ये बोला गया है कि स्टेट जो है उसको स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे SC और ST के लिए, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेट है उसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने होंगे रिजर्वेशन जैसे, और इसी के अंतर्गत 16 क्लॉज 4 और 4A आया है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये सब तो हुआ, लेकिन मंडल कमीशन आई। सबसे पहले मंडल कमीशन आई। मंडल कमीशन ने बोला, 1980 में मंडल कमीशन आई थी, ठीक है, और इसने बोला कि रिजर्वेशन जो है सिर्फ SC ST तक क्यों सीमित रहे, इनको हमको OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास तक भी एक्सपांड करना चाहिए, और ये जो एक्सपांशन है ये 27% तक का करना चाहिए। तो अभी तक क्या था, जब तक मंडल कमीशन नहीं आई थी तब तक SC और ST इन दोनों को लगभग 22.5% का रिजर्वेशन मिलता था। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 22.5 जो सीट्स हैं वो SC और ST को जाती थी। लेकिन अब 27% सीट्स जो हैं OBC के पास भी जानी चाहिए, ये कहा मंडल कमीशन ने, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया VP सिंह गवर्नमेंट ने, ठीक है, VP सिंह गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो अब देखो कुल मिला के कितना हो गया, ये 50% हो गया है ना लगभग। तो इसी को इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया, 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि ये जो 50% लिमिट है ना, ये ठीक है, लेकिन अब 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन किसी को नहीं दोगे। तो ये 50% की लिमिट लगा दी गई रिजर्वेशन के ऊपर, और बोला कि चलो ठीक है, जो मंडल कमीशन ने बोला है सही है, OBC को भी हमको आरक्षण रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे OBC जो है, अदर बैकवर्ड क्लास जो है, इसमें कुछ क्रीमी लेयर भी है, इस क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करके हम ये रिजर्वेशन इनको देंगे, ठीक है। तो दो चीजें बोली इंदिरा साहनी जजमेंट में कि 50% लिमिट होनी चाहिए, और OBC के ऊपर हम क्रीमी लेयर वाला एक्सक्लूजन लगा सकते हैं। नाउ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1995 में। इसके साथ और भी कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आगे भी आते हैं, 81st वगैरह। यहाँ पे 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बोलता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन इन जो है अपॉर्चुनिटी तो आप दे रहे हो, लेकिन साथ में प्रमोशन में भी तो रिजर्वेशन दो। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात होती है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात होती है। अच्छा, ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्या है, पहले तो देखो क्या होता था कि जैसे मान लो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, इसमें रिजर्वेशन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में आप देखते हो SC ST OBC इन सब के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, और उसके बाद जनरल आता है। तो ये तो हो गया एक जो रिजर्वेशन इन अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। लेकिन प्रमोशन में भी यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई कि यहाँ पे मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं, एक पर्सन है A, एक पर्सन है B। ये B वाला जो है जनरल है, ये A वाला है फॉर एग्जाम्पल ST है, तो यहाँ पे ST का प्रमोशन पहले होना चाहिए, इसका रिजर्वेशन होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 3 लोग हैं, C भी है, ठीक है, ये भी जनरल है, तो फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, इसमें से सिर्फ 2 को जो है प्रमोशन मिल सकता है, तो इसमें एक सीट जो है प्रमोशन की वो ST के लिए बुक्ड है, तो ST का यहाँ पे प्रमोशन होगा देन द जनरल वन। तो यहाँ पे सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक का प्रमोशन हो सकता है, लेकिन इसका प्रमोशन फाइनली फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन की भी बात की गई। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात की गई। ये बात की गई कि मान लो इस साल अगर अनफुलफिल्ड वैकेंसीज रह जाती हैं तो अगले साल जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी, ठीक है। तो अगर मान लो SC ST OBC के लिए कोई वैकेंसीज आती हैं कि इतने जो सीट्स हैं वो SC ST OBC के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, अगर ये पूरी तरह से नहीं भर पाती तो अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो ये सब चीजें लाई गई। इसमें M नागराज केस आता है 2006 में, वो बोलता है कि ये सब जो है, ये सब जो आपने ऊपर बोला है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनके साथ जो आपने बोला है, इसको हम अपहोल्ड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, जब आप इसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा दोगे। आप जब ये प्रूफ दोगे कि यहाँ पे SC ST या जो भी कम्युनिटी के अगेंस्ट के लिए आप ये रिजर्वेशन ला रहे हो, उनको एक्चुअल में जरूरत है, उनको एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है इन द पॉलिटिकल एरिना और इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिफाइबल डाटा आप दोगे, ये बताओगे कि जैसे मान लो इनको क्वांटिफाइबल डाटा का मतलब क्या है कि मान लो IAS ऑफिसर्स के बीच में रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने बताया कि 100 IAS ऑफिसर्स हैं देखो इस जगह पे, और इनमें से जो SC ST हैं वो सिर्फ 1 या 2 हैं। तो ये क्या हो गया, क्वांटिफाइबल डाटा हो गया कि देखो कितने कम SC ST पॉपुलेशन है यहाँ पे हायर पोस्ट के ऊपर। तो ये क्वांटिफाइबल डाटा आपको देना पड़ेगा। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि सिर्फ OBC में क्रीमी लेयर नहीं, SC ST में भी हमको क्रीमी लेयर लानी चाहिए, ये डायरेक्टिव भी इन्होंने दिया। उसके बाद आता है जर्नैल सिंह केस। जर्नैल सिंह केस जो है 2018 का है। ये बोलते हैं कि देखो ये जो आपने बात करी ना कि क्वांटिफाइबल डाटा दो, तो ये क्वांटिफाइबल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो फिर इंदिरा साहनी केस पूरी तरह से खत्म ही हो गया, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है इस क्वांटिफाइबल डाटा की, ऑलराइट। और उसके बाद ये बोलते हैं कि SC ST में हालांकि हम क्रीमी लेयर ला सकते हैं, ओके। नाउ इसके बाद आता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जिसमें EWS की बात होती है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। अब ये बोला गया कि इसमें 10% रिजर्वेशन और देंगे। अब देखो यहाँ पे SC ST OBC इन तीनों को मिलाकर ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन हो चुका है। इसके ऊपर EWS का 10%, तो यहाँ पे टोटल हो गया कितना, 60%। और जबकि इंदिरा साहनी केस ने क्या बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, तो यहाँ पे इंदिरा साहनी केस वायलेट हो रहा है। इसीलिए EWS वाला जो सेशन है, EWS वाला जो सीन है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, इसके ऊपर कई सारे पिटीशन वगैरह लगे हुए हैं।
ना अभी एक और चीज हो रही है, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं इस लॉ को, ये जो 50% सीलिंग वाला जो लॉ है, इसको ब्रीच कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने मराठा रिजर्वेशन बता दिया, मराठा रिजर्वेशन लेकर आ गए। अब इसमें भी मराठा रिजर्वेशन ही लेके आ गए, कितना 12-13% का मराठा रिजर्वेशन लेकर आ गए, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो लगभग 70% ईडब्ल्यूएस को मिला के लगभग 70% से भी ज्यादा रिजर्वेशन ही हो गया। तो जनरल वाला आदमी कहाँ जाएगा, ठीक है। और इंदिरा साहनी केस जो है वो भी पूरी तरह से वायलेट हो रहा है। तो इसीलिए ये सब जो नए नए केसेस आ रहे हैं वो सब इंदिरा साहनी केस जो केस है, डिसीजन है, उसको वायलेट करते हुए आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस अकॉर्डिंग यहाँ पे काम ले रही है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है जानबूझ के आगे बढ़ बढ़ के डिसरिगार्ड कर रही है इस जजमेंट का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट सबको फटकार भी लगा रही है और सब चीजों को सही भी कर रही है, ठीक है। तो ये था अभी तक का रिजर्वेशन कैसे क्या बढ़ा है आगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इस पूरे आर्टिकल को हमने देखा, आई होप आपको समझ में आया हो। तो दैट वाज ऑल आज के लिए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। और देखो प्रीलिम्स बहुत पास में है अब, तो अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्रीलिम्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी तरह की पीडीएफ चाहिए, कोई भी हेल्प रिगार्डिंग सीसैट, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू, और जितना भी मुझसे हो सकेगा। अच्छा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।